दोस्तों, एक दिन हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में बैठा एक 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अपनी आखिरी सांस लेगा। उस एक पल में कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी, कोई तोपें नहीं गरजेंगी, कोई सेना किसी सीमा को पार नहीं करेगी। लेकिन वहां लिया गया एक फैसला पूरे एशिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, सवाल एक ही उठेगा, 14वें दलाई लामा के बाद तिब्बत की आत्मा, उसके धर्म और उसकी आवाज पर किसका अधिकार होगा? बीजिंग की उस विशाल गगनचुंबी इमारत में बैठी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, या धर्मशाला की उन संकरी और शांत गलियों में बैठी तिब्बती निर्वासित सरकार का? दोस्तों, चीन पिछले कई दशकों से तैयार बैठा है कि जैसे ही दलाई लामा इस दुनिया से विदा लेंगे, वह अपना खुद का एक कठपुतली दलाई लामा पूरी दुनिया पर थोप देगा। लेकिन साथियों, चीन के इस पूरे प्लान को चकनाचूर करने के लिए वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में अमेरिका ने एक ऐसा कानून पेश कर दिया है जिसने बीजिंग के विदेश मंत्रालय के होश उड़ा दिए हैं। और इस कानून का नाम है एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। अब ये आप हर जगह, हर एक न्यूज़पेपर में देख सकते हो साथियों, कि ये जो निकाला है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, AFTA, एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट, AFTA। दलाई लामा भले ना रहें, लेकिन तिब्बत के खिलाफ चीन की हर साजिश अब सीधे अमेरिकी कानून से टकराएगी। बीजिंग के विदेश मंत्रालय में खलबली मचाने वाला दस्तावेज आ चुका है। ऑफिशियली अगर आप देखना चाहते हो तो इंडिया टुडे ने ऑफिशियली ये अपडेट कर दिया है। यूएस सेनेटर्स अनवेल द तिब्बत विल टू बैक एक्साइल लीडरशिप बियॉन्ड दलाई लामा। फिर फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने भी ये अपना पूरा लेटर जारी करा है। 11 अगस्त का ये लेटर है, आप इसको देख सकते हो। वॉशिंगटन डीसी टुडे यूएस, यहां से पूरा लेटर जारी किया है और आप हर जगह देखते हो। फिर इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, ICT वेलकम्स सीनेट इंट्रोडक्शन ऑफ एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। अब ये क्या है पूरा मामला, इसको समझना बहुत जरूरी है। संक्षेप में से क्या क्या कहा जाता है साथियों, AFTA यह केवल एक कागज का टुकड़ा या रस्मी बयानबाजी नहीं है। यह अमेरिका का वह सबसे आक्रामक दाव है जो साफ साफ शब्दों में कहता है, दलाई लामा भले ना रहे, लेकिन तिब्बत के खिलाफ चीन की हर साजिश अब सीधे अमेरिकी कानून से टकराएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत तेवतिया है। आज हम जिस कानून की परतें खोलने जा रहे हैं वह कोई आम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नहीं है। यह कानून है उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे अमेरिकी सीनेट में बेहद सन्नाटे के साथ, लेकिन पूरी रणनीतिक तैयारी के साथ अमेरिकी सांसदों ने तैयार किया है। दोस्तों, इस बिल का नाम एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट यानी AFTA। ऊपर से देखने पर यह बिल एक सामान्य मानवाधिकार दस्तावेज लगता है, लेकिन अगर आप इसके कानूनी प्रावधानों की गहराइयों में उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके एक एक क्लॉज में चीन के खिलाफ ऐसा रणनीतिक बारूद भरा गया है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खलबली मचा दी है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बिना किसी पॉइंट को छोड़े एक एक तथ्य को बहुत विस्तार से समझेंगे। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, उस स्टेट उस कंट्री के नाम से। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और 16 तारीख को फ्री तिब्बत को लेकर महाक्रांति होने वाली है साथियों। 12 घंटे लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। अभी जैसे ही हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो बीच में मैं उसके बारे में अपडेट करूंगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्री तिब्बत की मांग को लेकर अगर आप थोड़े से सीरियस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं महाक्रांति का, 16 अगस्त वाला। दोस्तों, इस बिल की वो 5 सबसे खतरनाक कानूनी शर्तें कौन सी हैं जो बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिकी सीनेट और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर चीन को घेरने का यह संयुक्त प्लान कैसे बनाया है। हम यह भी जानेंगे कि भारत के धर्मशाला में बैठी तिब्बती निर्वासित सरकार यानी सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम CTA कहते हैं साथियों, और उनके निर्वाचित नेता सिक योंग की ताकत इस अमेरिकी कानून के बाद अचानक कैसे 100 गुना बढ़ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब दलाई लामा के बाद दुनिया के सामने एक साथ 2 दलाई लामा खड़े होंगे, तब अमेरिका का यह नया कानून चीन के मास्टर प्लान की धज्जियां कैसे उड़ाएगा। क्योंकि यह केवल तिब्बत की कहानी नहीं है, यह दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच लड़े जा रहे सबसे बड़े राजनीतिक खेल की कहानी है साथियों।
अब मैं आपको थोड़ा सा जो आपका ये बिल आया है AFTA, इस बिल की तरफ मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं। ये जो बिल आया है, ये बिल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। AFTA बिल की 5 सबसे बड़ी कानूनी शर्तें हैं और इसको समझना है आपको। सबसे पहले अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए इस ऐतिहासिक बिल के पन्नों में उतरते हैं और इसके एक एक पैराग्राफ को बहुत ही डिटेल के साथ समझते हैं साथियों। यह कानून कोई हवाई बयान नहीं है, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति का एक ऐसा आधिकारिक ढांचा है जिसे 5 मुख्य कानूनी स्तंभों पर खड़ा किया गया है। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं साथियों में, तो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CTA को आधिकारिक मान्यता। अब तक पूरी दुनिया और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी CTA को केवल धर्मशाला में स्थित एक शरणार्थी समूह या एक सामाजिक संस्था के रूप में देखती आई थी। लेकिन इस AFTA बिल की धारा 3, इसको याद रखना, सेक्शन 3 स्पष्ट करती है साथियों, कड़े शब्दों में कहती है, अमेरिका सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी CTA को तिब्बती लोगों की एकमात्र वैध लोकतांत्रिक और आधिकारिक प्रतिनिधि संस्था के रूप में कानूनन रूप से स्वीकार करता है। इसका सीधा और सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बीजिंग की सरकार जिस संस्था को पिछले 65 सालों से अवैध अलगाववादी गिरोह कहकर खारिज करती आई है, अमेरिका अब कानून बनाकर उसी संस्था को तिब्बती लोगों की असली और वास्तविक सरकार का दर्जा दे रहा है। यह चीन के आधिकारिक नैरेटिव पर सबसे बड़ी सीधी चोट है साथियों। और दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है इस कानून का, वो क्या है? सिक योंग के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक मुलाकातें इस बिल का दूसरा सबसे विस्फोटक प्रावधान है। उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता यानी हाई लेवल ऑफिशियल एंगेजमेंट। मतलब AFTA बिल के तहत अमेरिका के विदेश मंत्री यानी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यह कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश दिया गया है कि वे तिब्बती निर्वासित सरकार के निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख यानी सिकयोंग और उनके द्वारा नियुक्त अन्य प्रतिनिधियों के साथ नियमित, औपचारिक और उच्चतम स्तर की बैठकें करेंगे। जरा इसकी गंभीरता को समझिए। कल तक चीन के गुस्से से बचने के लिए अमेरिकी अधिकारी सिकयोंग से छुप छुप कर मिलते थे या मीटिंग टालते थे, लेकिन अब अमेरिकी कानून अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए यह अनिवार्य बना रहा है कि वे सिकयोंग के साथ आधिकारिक कूटनीतिक टेबल पर बैठें। साथियों, यह कदम सिकयोंग के पद को सीधे किसी संप्रभु देश के प्रमुख जैसी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक वैधता प्रदान करता है। और तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना भी बहुत जरूरी है साथियों। संयुक्त राष्ट्र यानी UN में ऑब्जर्वर स्टेटस का मास्टर प्लान, इस बिल का तीसरा और सबसे कूटनीतिक दाव है संयुक्त राष्ट्र UN के बंद दरवाजों को तिब्बत के लिए खोलना। साथियों, चीन अपनी वीटो पावर और आर्थिक ताकत के बल पर हमेशा संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत का नाम तक नहीं उठाने देता, लेकिन AFTA बिल अमेरिका के सभी राजनायकों और UN में अमेरिकी प्रतिनिधियों के सख्त आदेश देता है कि वे संयुक्त राष्ट्र और उसकी तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में CTA को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें। अगर अमेरिकी दबाव में CTA को UN के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है तो तिब्बती नेताओं को दुनिया भर के तमाम देशों के सामने चीन द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक और मानवाधिकार उल्लंघनों पर सीधे भाषण देने और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र में चीन की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार होगी साथियों। आपका संघर्ष यहां सफल हो रहा है तिब्बती लोगों का। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों? स्वनिर्णय का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा कानून क्लॉज तिब्बत के मानवाधिकार और धार्मिक परंपराओं में चीन के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सीधे तौर पर गैर कानूनी घोषित करता है। यह बिल बहुत साफ शब्दों में लिखता है कि 14वें दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तिब्बती धार्मिक परंपराओं, तिब्बती जनता और खुद 14वें दलाई लामा की इच्छा के अनुसार होगा। इसमें बीजिंग की नास्तिक कम्युनिस्ट सरकार का कोई भी कानूनी, धार्मिक या नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका पांचवा। इसका जो पांचवा स्तंभ है वो ये है, हमारे बिना हमारे भविष्य का
फैसला नहीं। और इस बिल का 5वां सबसे खतरनाक संदेश या सिद्धांत है जो चीन के हर एक दावे की बुनियाद को हिला देता है। साथियों, इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तिब्बत का भविष्य तिब्बती लोगों की सीधी भागीदारी और उनकी सहमति के बिना कभी तय नहीं किया जा सकता। चीन दुनिया से हमेशा कहता है कि तिब्बत हमारा आंतरिक मामला है, इसलिए तिब्बत पर जो भी फैसला होगा वो बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। लेकिन अमेरिका का यह नया बिल कह रहा है नहीं, फैसला बीजिंग में नहीं होगा, फैसला तिब्बत के लोग करेंगे और अमेरिका हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिब्बती लोगों के इस अधिकार के पीछे ढाल बनकर खड़ा रहेगा। साथियों, सबसे पहले यह जानना भी बहुत जरूरी है कि जो मास्टर प्लान है, ये पूरा जो रचा गया है EFTA वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, तिब्बती वाले लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया भर में जिस तरीके से इन लोगों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका प्रेशर है। दुनिया सुनेगी आपकी बात, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 16 अगस्त को 12 घंटे लगातार लाइव खड़ा रहूंगा आपकी बात दुनिया को दिखाने के लिए। और इसके लिए हमें एक्सपर एक क्या चला रहे हैं साथियों, हम एक्सपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने वाले हैं फ्री तिब्बत को लेके। हम सभी को मिलकर 16 अगस्त को लगातार ट्वीट्स करने हैं, रीट्वीट्स करने हैं, अपनी बातें लिखनी है और उसको ग्लोबली नंबर 1 ट्रेंड कराने की कोशिश करनी है। इसलिए मैं लगातार 12 घंटे लाइव रहूंगा आप लोगों के साथ। ये मेरा चैनल है, आप इसको देख लीजिए साथियों। जैसे ही आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो मैंने इवेंट क्रिएट करवा दिया है। ये इवेंट है फ्री तिब्बत ग्लोबल मूवमेंट। आप सभी लोग इसको एक बार जरूर जाके लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ठीक है। ये 12 घंटे लगातार चलने वाला है। तिब्बत वॉइस मस्ट रीच द वर्ल्ड, ठीक है। और दुनिया को उस दिन और हम जगाने की कोशिश करेंगे कि भाई तिब्बत के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आप सभी लोग 12 तारीख को, और कितने बजे स्टार्ट, 16 तारीख को हम कितने बजे स्टार्ट करने वाले हैं साथियों इसको, दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये लगातार चलेगा। मैं आपके साथ लाइव खड़ा रहूंगा, एक एक चीज लाइव आपको बताऊंगा कि देखिए भैया एक्स पर हम क्या क्या चीजें लिख रहे हैं और कौन से नंबर पर हम ट्रेंड कर रहे हैं, ग्लोबली नंबर 1 पर ट्रेंड कैसे करवाएं और कहां से लोग इसको लेके ट्रेंड, मतलब इसको लेके ट्वीट्स कर रहे हैं एक्स पर। तो आप इसको सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, वहां शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग 16 तारीख को दोपहर 12 बजे से लाइव मेरे साथ जुड़े, ठीक है साथियों। अच्छा, अब ये 2 चेहरे आप लोग याद रखिएगा, ये 2 चेहरे, ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि अमेरिका में अचानक इस वक्त इस बिल को कौन लाया और इसके पीछे वाशिंगटन का क्या राजनीतिक दिमाग काम कर रहा है, या किसी एक अमेरिकी नेता का राजनीतिक स्टंट या पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल नहीं है साथियों। पहले तो ये क्लियर कर लो। इसके पीछे अमेरिका की, अगर मैं इसमें बात करूं, अमेरिका की दोनों सबसे बड़ी राजनीतिक महाशक्तियां डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का साझा कूटनीतिक दिमाग काम कर रहा है। अमेरिकी सीनेट में इस बिल को आधिकारिक रूप से पेश किया गया है। ऑरेगन राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर जेफ मर्कल, और मैं जेफ मर्कल की बात करता हूं तो जेफ मर्कल, और इडायो राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जिम रिश, केवल ये 2 बड़े नाम, ये जो नाम आप देख रहे हो, नाम ही नहीं है बल्कि इनके साथ सीनेटर टिम कैन, सीनेटर टॉड यंग, सीनेटर जैकी रोसेन और सीनेटर रिक स्कॉट जैसे दोनों पार्टियों के कद्दावर नेता बतौर ओरिजिनल को स्पॉन्सर इस बिल के साथ मजबूती से जुड़े हैं। लेकिन कहानी केवल सीनेट तक सीमित नहीं है। इससे ठीक पहले 22 मई को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ठीक ऐसा ही एक जुड़वा बिल पेश किया गया था। उस बिल को पेश करने वाले थे डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जिम मैकगर्वन और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन माइकल मैकाउल। अमेरिका की राजनीति को समझने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अपने सारे मतभेद भूलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि वाशिंगटन ने उस मुद्दे पर अपने देश की आधिकारिक राष्ट्रीय रणनीति तैयार कर ली है। सीनेटर जेफ मर्कल ने इस बिल को सीनेट के पटल पर रखते हुए जो ऐतिहासिक बयान दिया, यह बीजिंग की सरकार को मिर्ची लगाने के लिए काफी था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा
तिब्बत के लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों और उनकी मानवीय गरिमा को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों की बदौलत है, जिस तरीके से तिब्बत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है हर जगह जा जाके। उन्होंने बोला, हमारी यह द्विपक्षीय पहल चीन को साफ संदेश देती है कि जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके तिब्बतियों के अधिकारों को कुचलता रहेगा, अमेरिका तिब्बत के लोगों को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही यह बयान केवल एक सीनेटर का भाषण नहीं था, बल्कि यह अमेरिकी संसद का चीन की कम्युनिस्ट सरकार को दिया गया एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम था। अच्छा, दो दलाई लामा की जो कहानी है, इसको भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि भाई दो दलाई लामा, ये जो बात है ये समझना भी थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो दो दलाई लामा वाली जो बात चल रही है वो थोड़ा सा मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं साथियों। ये वाला मामला, आखिर अमेरिका अचानक इस वक्त इतने आक्रामक मूड में क्यों आ गया है? अमेरिकी सांसदों ने इस बिल को पेश करने के लिए यही समय क्यों चुना? क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस और वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को अच्छी तरह पता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने दलाई लामा के बाद के समय के लिए एक बेहद खतरनाक और गुप्त पटकथा तैयार कर रखी है। चीन का वह गुप्त प्लान बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं साथियों, वो क्या है? 14वें दलाई लामा की उम्र अब 90 साल के करीब पहुंच चुकी है। चीन बहुत अच्छी तरह जानता है कि दलाई लामा वह इकलौते ऐसे वैश्विक आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्व हैं जो अपनी एक आवाज पर पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों को तिब्बत के समर्थन में एक साथ खड़ा कर देते हैं। इसलिए बीजिंग का मास्टर प्लान यह है कि जैसे ही 14वें दलाई लामा इस भौतिक संसार को छोड़ेंगे, चीन तुरंत अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारी मुहर लगाकर एक अपने हिसाब से चुना हुआ फर्जी 15वां दलाई लामा घोषित कर देगा। एक ऐसा दलाई लामा जो बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की कठपुतली होगा, जो चीन के एजेंडे पर चलेगा और दुनिया भर में घूम घूम कर कहेगा कि तिब्बत के लोग चीन के शासन में बहुत खुश हैं और तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के धर्मशाला में बैठी तिब्बती निर्वासित सरकार और दलाई लामा का गडेन फोड्रंग ट्रस्ट सदियों पुराने बौद्ध धार्मिक परंपराओं के अनुसार अपने असली 15वें दलाई लामा की खोज करेगा। इसका सीधा नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया के सामने एक ही समय पर दो अलग अलग दलाई लामा खड़े होंगे। पहला होगा बीजिंग का समर्थित दलाई लामा, जिसके पीछे चीन की अरबों डॉलरों की आर्थिक ताकत, चीनी सेना और उसकी सरकारी मीडिया की ताकत होगी। और दूसरा होगा धर्मशाला का समर्थित दलाई लामा, जिसके पीछे करोड़ों तिब्बती बौद्धों की आस्था, उनकी 800 साल पुरानी परंपराएं और अब अमेरिकी संसद का यह नया शक्तिशाली कानून। साथियों, अगर ये AFTA बिल अमेरिकी संसद से पास होकर कानून बन जाता है तो चीन चाहकर भी अपने बनाए फर्जी दलाई लामा को अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक मान्यता नहीं दिलवा पाएगा, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन कानूनी रूप से केवल धर्मशाला द्वारा चुने गए दलाई लामा और CTO को ही तिब्बत की असली आवाज मानने के लिए बाध्य होगा। यही वह सबसे बड़ा दुस्वप्न है जो बीजिंग के नेताओं की रातों की नींद उड़ा रहा है। अच्छा, थोड़ी साथियों जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा सा बताने वाला हूं कि CTA क्या होता है। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। CTA और सिक्योंग का पूरा ढांचा, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र की ओर चलते हैं, जिसे चीन दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, यानी भारत का धर्मशाला। साथियों, 1959 में जब चीन की लाल सेना ने ल्हासा पर हमला किया और 14वें दलाई लामा को अपने जान माल की रक्षा के लिए तिब्बत छोड़ना पड़ा, तब वे अपने हजारों अनुयायियों के साथ पैदल हिमालय पार करके भारत पहुंचे थे। वे सिर्फ अपनी प्रार्थनाएं, मालाएं और बौद्ध ग्रंथ लेकर भारत नहीं आए थे, वे अपने साथ तिब्बत की सदियों पुरानी लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भी बचाकर भारत लाए थे। इसी व्यवस्था को आज हम सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन CTA यानी तिब्बत निर्वासित सरकार के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि CTA धर्मशाला में रहने वाला एक साधारण शरणार्थी समूह या सांस्कृतिक संस्था है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है साथियों। CTA के पास अपनी पूरी एक समांतर लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा मौजूद है। उनके पास अपनी खुद की चुनी हुई सांसद यानी तिब्बती पीपुल्स डिप्यूटीज की संसद है। उनके पास अपना खुद का मंत्रिमंडल यानी कसाग है। उनके पास अपना स्वतंत्र न्याय शास्त्र यानी सुप्रीम जस्टिस कमीशन है।
और दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों में फैले तिब्बती शरणार्थियों के लिए उनके अपने स्कूल, अस्पताल, पुनर्वास केंद्र और यहां तक एक ग्रीन बुक नाम का स्वैच्छिक टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी मौजूद है। और इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो सर्वोच्च प्रशासनिक और राजनीतिक प्रमुख होता है उसे तिब्बती भाषा में सिकयोंग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों, साल 2011 में दलाई लामा ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लेते हुए अपनी तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां हमेशा के लिए त्याग दी और वे सभी शक्तियां जनता द्वारा चुने गए सिकयोंग को सौंप दी। आज सिकयोंग ही तिब्बती निर्वासित सरकार का निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। अब जब अमेरिका का यह नया AFTA बिल यह कहता है कि अमेरिकी सरकार सिकयोंग के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक संबंध बनाएगी, तो वह असल में धर्मशाला में पिछले 65 सालों से चल रही इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे रहा होता है। यह कदम चीन के उस झूठे प्रचार की धज्जियां उड़ा देता है जिसमें चीन हमेशा दुनिया से कहता आया है कि धर्मशाला में केवल कुछ भटके हुए शरणार्थी रहते हैं जिनका कोई वैध राजनीतिक ढांचा नहीं। दोस्तों, अच्छा, मैं यहां थोड़ा सा आपको भारत का सबसे बारीक और राजनीतिक रुख भी बता देता हूं। इस पूरे विशाल वैश्विक घटनाक्रम में सबसे बारीक, संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हमारे अपने देश भारत की। क्योंकि यह पूरा खेल जिस जमीन से संचालित हो रहा है वह हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है, जो भारत के संप्रभु क्षेत्र में आता है। यहां भारत के दोहरे रुख को बहुत ही गहराई से समझना जरूरी है। पहला, भारत का मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक रुख। साल 1959 में जब दलाई लामा भारत आए तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत की जनता ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। भारत ने उन्हें और उनके हजारों शरणार्थियों को सुरक्षित शरण दी, जमीन दी, बस्तियां बसाने में मदद की और उनके बौद्ध संस्कृति और भाषा को जीवित रखने की पूरी आजादी दी। भारत के लिए दलाई लामा एक परम आदरणीय आध्यात्मिक गुरु और भारत के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। और दूसरा जो एंगल है भारत का, वो क्या है, वो समझना भी बहुत जरूरी है साथियों। दूसरा यह है कि भारत का आधिकारिक कूटनीतिक और जो रणनीतिक रुख है, कागजों पर भारत आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता था, लेकिन अब नहीं करता है। बात समझ में आ गई? कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है कि अमेरिका अपना यह AFTA पास करके सीटी और उसके नेता सिकयोंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बना देता है, तो भारत के सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा होंगी। पहली स्थिति, चीन भारत पर भारी कूटनीतिक दबाव बनाएगा और आरोप लगाया कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों के लिए होने दे रहा है। चीन चाहेगा कि भारत धर्मशाला में बैठी CTA की गतिविधियों पर रोक लगाए। और दूसरी स्थिति, भारत के हाथ में चीन को काबू में रखने का बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार, स्ट्रेटेजिक वेपन आ जाएगा। जब भी चीन लद्दाख की गलवान घाटी में या अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर भारत को उकसाने की कोशिश करेगा, भारत बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के इस कानून और तिब्बत के मुद्दे का इस्तेमाल करके चीन की सबसे दुखती रग को दबा सकता है। भारत बाहर से भले ही खामोश दिख रहा हो, लेकिन सच यह है कि इस पूरी विसात पर भारत ही वह सबसे बड़ा साइलेंट प्लेयर है जिसके बिना तिब्बत का कोई भी भविष्य तय नहीं हो सकता है साथियों। अब ये जो बिल आया है, क्या ये बिल वास्तव में कानून बन पाएगा, ये और समझ लीजिए साथियों। इस पूरे विश्लेषण के बाद उत्साह में बहने से पहले हमें अमेरिकी कानून बनाने की प्रक्रिया की कड़वी और व्यवहारिक सच्चाई को भी समझ लेना चाहिए। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यह AFTA बिल अभी अमेरिकी सीनेट में केवल पेश किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। यह अभी अंतिम रूप से पास होकर अमेरिका का कानून नहीं बना है। इसे एक आधिकारिक अमेरिकी कानून बनने के लिए अभी कई कानूनी चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले इसे सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी से पास होना होगा। इसके बाद इसे पूरी अमेरिकी सीनेट में वोटिंग के लिए रखा जाएगा, जहां इसे बहुमत हासिल करना होगा। सीनेट से पास होने के बाद इसे प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाएगा। और जब दोनों सदनों से यह बिल पास हो जाएगा, तब यह अमेरिकी राष्ट्रपति की टेबल पर जाएगा और उनके दस्तखत होने के बाद ही यह कानून का रूप लेगा साहब। लेकिन अगर हम अमेरिकी संसद के पिछले 10 सालों के इतिहास को देखें, तो जब भी बात चीन के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाने की आई है, चाहे वो हांगकांग का मुद्दा हो, सिंजियांग के उइगर मुसलमानों का मुद्दा हो या तिब्बत का मुद्दा हो, अमेरिकी संसद के दोनों दल बिना किसी मतभेद के बहुत ही तेज गति से ऐसे बिलों को पास कर देते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून बनने से बहुत पहले ही इस बिल का जो राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश था वो बीजिंग में शी जिनपिंग की टेबल तक बहुत साफ और कड़े शब्दों में पहुंच चुका है। अमेरिका ने चीन को स्पष्ट कर दिया है, अगर आप दलाई लामा के जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप तिब्बत पर अपना पूर्ण नियंत्रण जमा सकें तो इंतजार करिए, लेकिन उनके जाने के बाद जो कूटनीतिक और कानूनी तूफान खड़ा होगा उसकी पूरी बिसात अमेरिका ने अभी से बिछा दी है साथियों। तिब्बत का भविष्य शायद अब केवल किसी प्राचीन बौद्ध मठ की सन्नाटे भरी दीवारों के बीच तय नहीं होगा, वह तय होगा वाशिंगटन की अमेरिका सीनेट में, बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में और हिमाचल के धर्मशाला की उन संकरी और खूबसूरत गलियों में। एक तरफ चीन की असीम आर्थिक ताकत, उसकी विशाल सेना और उसकी सत्ता का अहंकार होगा, तो दूसरी तरफ एक छोटे से समुदाय के अपने वजूद को बचाने की लड़ाई, अमेरिकी संसद का कड़ा कानून और सदियों पुरानी बौद्ध आस्था होगी। अब वीडियो के अंत में मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल सीधा आपसे है, क्या आपको लगता है कि दलाई लामा के बाद अमेरिका का यह AFTA बिल तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान और उसके अस्तित्व को चीन के अवैध कब्जे से बचा पाएगा, या फिर चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर एक फर्जी दलाई लामा की पूरी दुनिया भर पर थोपने में कामयाब हो जाएगा? अपनी कीमती और समझदारी भरी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा साथियों। और जो मैंने आपको बताया है कि भाई 16 तारीख को दोपहर 12 बजे से लगातार हम लाइव करेंगे, ये महाक्रांति लाइव होगी, ग्लोबल मूवमेंट चलाएंगे, एक्स पर आप सभी लोगों को दबा के ट्वीट्स करने हैं, ठीक है। और जो भी प्रोसेस होगा मैं लाइव आपको बताता रहूंगा, लगातार आपके साथ 12 घंटे खड़ा रहूंगा लाइव, ना इधर ना उधर। ओके, पानी भी आपके सामने होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।